परिषद, जीएसटी परिषद। कल मैंने क्या बताया था कि जीएसटी परिषद का वर्णन किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 क्लॉज ए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा बात, जीएसटी काउंसिल का मुख्य कार्य क्या है? जीएसटी काउंसिल का मुख्य कार्य क्या है? जीएसटी काउंसिल का मुख्य कार्य है, पहला इसका मुख्य कार्य है कि करों का बंटवारा, करों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, करों का बंटवारा किसके किसके बीच में? केंद्र तथा राज्यों के बीच में, केंद्र तथा राज्यों के बीच में। मतलब इसका मुख्य काम ये सिंपल ये बोल रहा है कि इसका मुख्य काम ये देखना है कि जो करों का बंटवारा हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसका मुख्य काम यही है कि यह देखना कि करों का बंटवारा सही तरीके से हो रहा है या नहीं है। और दूसरा काम यह है कि करों का निर्धारण करना, करों का निर्धारण करना भी इसका मुख्य कार्य है, करों का निर्धारण करना भी इसका मुख्य कार्य है। तो जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल में फिर मैं बोल रहा हूं कि जो जीएसटी काउंसिल है उसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 ए में किया गया है। पहला इसका मुख्य कार्य है करों का बंटवारा करना, या करों का बंटवारा देखना कि ऐसा तो नहीं कि केंद्र ज्यादा पैसा अपने पास रख ले रही है और राज्यों को उसके हिसाब से जो मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रही है, ये देखना उसका मुख्य काम है। और अलग अलग चीजों पे जो टैक्स का स्लैब है 0%, 5%, 12, 18, 28, उस टैक्स स्लैबों का निर्धारण करना, किस वस्तु पर कितना टैक्स लगेगा, ये सारे के सारे जीएसटी काउंसिल बैठकर निर्धारित करती है। कोई दिक्कत? दूसरा बात, अगर यहाँ पे बोल दे कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है सेंट्रल फाइनेंस ठीक है ना, केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो अगर कोई पूछेगा कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी वो इसके अध्यक्ष हैं। अगर पूछेगा इसमें कि जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर होते हैं, कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल जो सदस्य है जीएसटी काउंसिल में वो होते हैं 33 सदस्य, 33 सदस्य, ठीक है ना। आगे बढ़े, हो गया सबका। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी काउंसिल। स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी काउंसिल के संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जीएसटी काउंसिल के जो संरचना है, जिसमें मैंने 33 सदस्य बोले, तो इस 33 सदस्य में कुछ सदस्य केंद्र सरकार की तरफ से आते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से आएंगे कुछ सदस्य, और कुछ सदस्य राज्य सरकार की तरफ से आएंगे, राज्य सरकार की तरफ से आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे कि जो केंद्र सरकार की तरफ से आते हैं उसमें मात्र 2 सदस्य आते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, 2 सदस्य केंद्र सरकार की तरफ से आएंगे। पहला जो केंद्रीय वित्त मंत्री होगी, केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे, वित्त मंत्री, और दूसरा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राज्य जो मंत्री होंगे, यानी वित्त मंत्रालय के जो राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है ना, यानी होम जो मिनिस्टर कहलाते हैं फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी सारी डिपार्टमेंट में, सारे मंत्रालय में एक एक राज्य मंत्री होते हैं, तो राज्य मंत्री एक आएंगे यहाँ से, ठीक है ना। राज्य मंत्री किस मंत्रालय के, तो वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री आएंगे यहाँ से। और राज्य सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कुल जो टोटल राज्य है, कुल राज्य, तो टोटल कितने राज्य हैं वर्तमान में, तो 28 राज्य हैं,
तो कुल राज्यों के वित्त मंत्री आएंगे, सारे राज्यों के वित्त मंत्री आएंगे, और दूसरा 3 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ से इसके उप गवर्नर आते हैं खासकर। तो 28, 3, 31, 32, 33 टोटल 33 सदस्य हो गए यहाँ पे, 33 सदस्य हो गए। और जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है यही इसका अध्यक्ष होता है। हाँ हाँ हाँ, हो गया। ये देखिए इतना चीज है जीएसटी काउंसिल में। कल मैंने 2 चीज बताया था। जब मैं टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में बात कर रहा था तो मैंने उसमें बताया कि जो टाइप्स ऑफ जीएसटी है वो 3 है। सी जीएसटी जिसको हम लोग सेंट्रल जीएसटी बोलते हैं, एस जीएसटी जिसको हम लोग स्टेट जीएसटी बोलते हैं, और एक आई जीएसटी जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है उसका प्रयोग कब किया जाता है, जब 2 राज्यों के बीच में व्यापार होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है ना। दूसरा बात, मैंने एक विशेषता में एक बात बताया था जीएसटी की विशेषता में कि ये जो टैक्स है यह डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी गंतव्य आधारित कर होता है यह। ठीक है ना। तो गंतव्य आधारित कर का मतलब क्या होता है देखेंगे। यानी जो व्यापार होता है, जो यहाँ पे व्यापार होता है वो 2 तरीके से व्यापार होता है। एक व्यापार होगा जिसको हम लोग बोलते हैं जब व्यापार एक राज्यों में हो, इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रेड। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट ट्रेड। ठीक है ना। और दूसरा मैं यहां पे बता रहा हूं मैं कि जब व्यापार 2 राज्यों के बीच में होती है, 2 राज्यों के बीच में होती है, तो इसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड बोलते हैं। समझेंगे यहाँ पे थोड़ा अच्छे से। जो गंतव्य आधारित कर के बारे में बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल मतलब यहाँ पे समझेंगे। जैसे मान लो कि यूपी है, ठीक है। यूपी में किसी चीज का उत्पादन किया गया, यूपी में किसी चीज का उत्पादन हुआ और इस पे जो जीएसटी लगा, वो मान लेते हैं कि 12% जीएसटी लगा। ठीक है। तो जैसे ही जीएसटी लगेगा इसको 2 भागों में हम लोग डिवाइड करेंगे, 6% और 6%। तो जो 6% है ये कौन लेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। और ये 6% कौन लेगी? स्टेट गवर्नमेंट लेगी। अब समझेंगे यहाँ पे, यूपी में उत्पादन हुआ है और उसका खपत यूपी में ही हो गया है। ठीक है ना। जब अगर किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन किसी एक राज्य में हुआ और उसका खपत भी सेम राज्य में हो गया, तब यहाँ पर इस तरह के चीजों को हम लोग गंतव्य आधारित टैक्स हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है ना। दूसरा यह पहला। दूसरा है जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको इंटीग्रेटेड को एकीकृत। जो एकीकृत जीएसटी है, एकीकृत जीएसटी, ये भी यहाँ पर लागू नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे समझेंगे। फिर वही एग्जांपल मैं सेम लेता हूं। यूपी में किसी चीज का उत्पादन किया गया, उस पे सरकार मान लीजिए कि जीएसटी लगाई, सरकार ने उसमें जीएसटी लगा दी लगभग 18%।
18% बटेगा, 9% इधर और 9% इधर। और यहाँ पे बिहार में उस वस्तु की खपत हुई, बिहार में उस वस्तु की खपत हुई, तो ये तो ले लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ले लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लेगी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लेगी। अब यहाँ पे बात समझना है कि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट लेगी, तो यहाँ पे कौन सा स्टेट गवर्नमेंट लेगी, यूपी लेगी या बिहार लेगी, या ये हिस्सा 9% वाला हिस्सा। अब देखिए ये जो 9% का हिस्सा है ये लेगी बिहार, इसी को यहाँ पे ही लागू होता है IGST, इंटीग्रेटेड GST। जब व्यापार दो राज्यों के बीच में हो, दो राज्यों का मतलब सिंपल ये होता है कि एक में उत्पादन होगा और दूसरे में उसकी खपत होगी, तो वहां पे लागू होगा IGST, ठीक है ना। क्या लागू होगा, IGST लागू होगा। और इस प्रकार के क्राइटेरिया को ही हम लोग उसे, इसी के चलते हम लोग GST को गंतव्य आधारित कर कहते हैं, गंतव्य आधारित, गंतव्य आधारित कर यानी टैक्स कहते हैं। इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग जो मैं बता रहा हूं। मैं सिंपल ये बोल रहा हूं कि GST जब लागू की गई तो जो सबसे बड़ा मुद्दा था, यही मुद्दा आकर फंसा था कि बहुत सारे राज्य उसके अगेंस्ट में थे GST के। कुछ राज्यों को कहना था कि जो राज्यों में ज्यादा उत्पादन हो रही है, जिस राज्य में उत्पादन ज्यादा हो रही है और सरकार उसके हिस्सेदारी उसे न देकर हिस्सेदारी उस राज्य को दे रही है जहां पे उसकी खपत हो रही है, तो फिर जो राज्य अदर राज्य उत्पादन क्यों करेंगे, तब तो उस राज्य को लॉस हो जाएगा। तो भारत सरकार बोली कि भाई इससे ज्यादा फायदा आपको होगा, लेकिन इनको तो कुछ चाहिए, खाली बैठ कर ठूस रहे हैं लोग, तो कुछ तो चाहिए इन लोगों को, तो भाई चलो ठीक है इनको दे दो। अब इस राज्य को कैसे फायदा होगा, यूपी में अगर उत्पादन हुआ किसी वस्तु का, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट उसको अलग से चीजें प्रोवाइड करवाएगी, कोई दिक्कत। लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि IGST का मतलब क्या होता है और गंतव्य आधारित कर का मतलब क्या होता है। गंतव्य आधारित कर का सिंपल मतलब ये होता है कि जब भी दो राज्यों के बीच में व्यापार होगी, जिस राज्य में उस वो खपत होगी, जिस राज्य में उस वस्तु की खपत होगी, उसमें GST का जितना भी हिस्सेदारी होगा उस राज्य को मिलेगा उसका हिस्सेदारी जिस राज्य में उसकी खपत हुई है, न कि उस राज्य में उत्पादन हुई है। यहां तक किसी को डाउट है? उसके बाद मैंने एक और शब्द बोला था GST के बारे में कि GST को विस्तारवादी या जो हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम बोलते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसमें मतलब ये बोला है कि जो GST है उस GST में सबसे ज्यादा अप्रत्यक्ष करों को शामिल करके बनाया गया है। समझ में आ रहा है ना, अप्रत्यक्ष करों को शामिल करके बनाया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देने की थोड़ा जरूरत है। कोई दिक्कत? अप्रत्यक्ष करों को शामिल करके बनाया, इसलिए उसको हम लोग विस्तारवादी नहीं विस्तार हाँ विस्तारवादी टैक्स सिस्टम हम लोग बोलते हैं GST को। किसी को डाउट है यहाँ तक? दे रहा। अच्छा एक और बात यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर यहाँ पे कभी पूछता है क्या कि जो GST नंबर है, जो किसी भी को भी GST नंबर मिलता है वो GST नंबर कितने डिजिट का होता है, तो GST नंबर बोलता है 15 डिजिट का, 15 डिजिट का होता है। अगर डिजिट पूछेगा तो 15 डिजिट का होगा, ठीक है ना। और इस 15 डिजिट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, तो इसमें होती है अल्फा न्यूमेरिक नंबर, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब कि जैसे 1 2 3 ABCD ऐसे करके रहेगा नंबर मिलाकर। अब बोलेगा कि GST नंबर को किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी GST नंबर इज प्रोवाइडेड बाई ते होती है GST नेटवर्क सॉल्यूशन, GST नेटवर्क लिमिटेड, तो GST नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा GST नंबर को प्रोवाइड करवाई जाती है। कोई दिक्कत? GST नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा GST
ठीक है। तो जो जीएसटी नंबर है इसमें कितना डिजिट होता है, टोटल 15 डिजिट। 15 डिजिट में अल्फा न्यूमेरिक मिलाकर होता है। और जीएसटी नंबर किसके द्वारा जारी की जाती है, किसके द्वारा दी जाती है, तो जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा उसे दी जाती है। यहाँ तक किसी को डाउट है जीएसटी में? तो अगर नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। वॉइस नहीं आ कैसे नहीं आ रही है जी? आ रही है? एक बार देखिए जी आप, जिसको नहीं आ रही है। अब आएगी इधर। ठीक है, आइए अब हम लोग शुरू करेंगे सबसे बढ़िया नेशनल इनकम। ठीक है ना, नेशनल इनकम हम लोग थोड़ा शुरू करते हैं कि नेशनल इनकम होता क्या है। क्या होता है नेशनल इनकम? नेशनल इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को समझना है। इस जो नेशनल इनकम है इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। इसमें हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं साधन लागत। साधन लागत क्या होता है। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे मार्केट प्राइस क्या होती है। मार्केट प्राइस क्या होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाजार मूल्य क्या होती है। बाजार मूल्य क्या होती है। तीसरा हम लोग देखेंगे डिप्रेसिएशन क्या होगा। डिप्रेसिएशन यानी मूल्यह्रास क्या होगी। मूल्यह्रास क्या होगी, ठीक है। चौथा हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेट, किसी भी चीज को शुद्ध कैसे करेंगे, नेट कैसे निकलेगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है। डोमेस्टिक यानी घरेलू का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेशनल। नेशनल यानी राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है। राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग तब हम लोग शुरू करेंगे जीडीपी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हम लोग लाएंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एट फैक्टर कॉस्ट। इसके बाद हम लोग ले आएंगे जीएनपी। जीएनपी एट मार्केट प्राइस से हम लोग फिर लाएंगे जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी के बाद हम लाएंगे एनडीपी। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से हम लोग लाएंगे एनडीपी। एनडीपी एट मार्केट प्राइस और एनडीपी एट मार्केट प्राइस हम लोग लाएंगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और जब एनएनपी की गणना हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं किसी भी देश का नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। इस सारा चीज कैसे निकलेगा हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन इतना पहले बेसिक जो है उसको समझिए। कोई दिक्कत किसी को? लिखते चलिएगा इसको जल्दी जल्दी। जे इधर है। हो गया, अब आगे करें। लिखिए भाई लिखिए।
लेकिन माहौल आजकल भारत का बहुत गर्म हुआ है। और बाबा सिद्दीकी जब से मरे हैं भाई साहब, माहौल एकदम गर्म हो गया है। आज मुनव्वर फारूकी को भी मिल गया है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कि बेटा थोड़ा औकात में रहा करो, बहुत उड़ रहे हो। तुरंत पुलिस मिली है मुंबई पुलिस प्रोटेक्शन उनको, कोई ठीक नहीं कब लटका देगा। 70,000 उसके शूटर है पूरे भारत में, 70,000। और 1,000 के आसपास में वर्ल्ड में, मतलब कनाडा में, जहाँ जहाँ खालिस्तानी है वहाँ वहाँ चीज़ें बहुत एक्टिव है। समझ में आ रहा है ना? एकदम माहौल गर्म करके रखा है भाई साहब अपना। ये हो गया एकदम मूड में है कि उड़ाएगा। लग रहा है अगला चांस सलमान खान जाएंगे, बहुत दिन से खोज रहा है उनको मिल नहीं रहे हैं वो। हैं सब खेला वहीं पे बोला है कि जो जो सलमान को सपोर्ट करेगा उनको सबको जाना होगा। लग रहा है कि सलमानवा को ऐसे ही ठीक भी है। तो ये भी कम नहीं किए हैं ड्रामा अपने ज़िंदगी में, इनको मरना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हैं अब क्या शादी होगा, अब मरेंगे। अब उनका उनको क्या बोलते दफनाया जाएगा कि शादी हो रही है? हाँ तो उनका भी अब सारा भाईजान और दबंग उनका आजकल चेहरा पर दिख रहा है, खुश नहीं दिख रहे हैं वो, चेहरा पर हंस नहीं पा रहे हैं, वो जबरदस्ती हंस रहे हैं। हैं हताशा एक चेहरा है, उसे भी कोई खराब खराब शब्द तो लगा सकते हैं भाई अपना बहुत। अरे कर्मा जो है ना वो लौट के आते ही हैं। आप किसी को मारेंगे, आपके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। कितने लोगों का कैरियर बर्बाद कर दिया सलमान, लेकिन खैर कैरियर बनाया भी है बहुत सारे लोगों का, ये भी है, ऐसा नहीं है। आप काम बहुत अच्छा किया है वो, बहुत सारे लोगों को सहायता किया है। लेकिन क्या मतलब सहायता करने का जब तुम सारा ड्रामा करने के बाद सहायता कर रहे हो? इसलिए अपना छवि सुधारने के लिए सब ड्रामा शुरू किया। मुझे लगा कि शाहरुख को मारना चाहिए, उसका काहे के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा है। उसे तो मुझे सख्त नफरत है शाहरुख को। इस सलमानवा को न मारे कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो शाहरुख को मारना चाहिए, उसको लटका कर। उसी लिए नहीं मार रहा है ना। ना बोला है मुनव्वर फारूकी के लिए कि बहुत देवी हिंदू के देवी देवताओं को जो तुम क्रिटिसाइज करते हो कॉमेडी, एक तो बहुत एक खराब चीज़ भी है। ये जब से स्टैंड अप कॉमेडियन का जो मामला आया है ना, इस सबको लगता है कि हम ये सब बहुत होशियार है अपने आप को, ओपन माइंडेड, मतलब उस सबको गाली शब्द ऐसे शब्द का यूज करता है सब कॉमेडी में, जो आम आदमी वो सब अपने घर में अपने फैमिली के सामने नहीं बैठ कर बोल सकता है ऐसा। वहीं दूसरे घर के लोग जा रहे हैं, लड़कियां औरत मर्द जो भी लोग जा रहे हैं, लोग भी एकदम बेवकूफ़ भी है, वो लोग सारे लोग को मजा आता है उसमें। तो माता आता तो वो सब भी क्या करें। एकदम कोई ऐसा शब्द हो जो हम लोग गाली के रूप में प्रयोग करते हैं, वो सब एकदम हंस के यूज कर रहा है शब्द का। हाँ वही है, लोग देखते भी हैं, शायद सब लोग देखते हैं, हम लोग भी देखते ही हैं ईयरफोन लगाकर मज़ा तो हम लोग को भी आता ही है। लेकिन दिक्कत ये है भाई अपना आजकल फॉर्म में है लॉरेंस बिश्नोई, उड़ाएगा ना। बिग बॉस नहीं जाएगा, बहुत प्रोटेक्शन के साथ, सारा भी कैंसिल करवा दिया है मीटिंग वोटिंग। आज ही पेपर में आया था, मतलब कि हर मीटिंग उसका कैंसिल है। सबको माना कर दिया गया सलमान से मिलने से 1 सप्ताह के लिए कम से कम। नहीं मैं क्या कर रहा हूँ? हैं अरे भाई तो मैं तो उसका सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं बोला हूँ कि जो गलत करेगा उसको भुगतना यहीं पे है। देखिए जिसको जब मरना होगा मर जाएगा। अगर आपको लिखा होगा कि आपके हाथ से मुझे मरना है तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर गलती से बच गया तो आप नहीं बचेंगे। सिंपल है। अगर लिखा हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा, अगर बच गया आपके अटेम्प्ट के बाद तो आप किसी भी कॉस्ट पे नहीं बचेंगे। मतलब आपको नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मेरे में इतना क्षमता, मैं बहुत डरपोक आदमी, मजाक नहीं। मैं मैं तो कोई माने मैं तुरंत पैर पकड़ूंगा, अरे भाई गलती हो गई छोड़ दो यार, माफ कर दो, गलती हो गई है मेरे से, क्यों जाऊंगा लात खाने फालतू का ड्रामा वो सब। इसमें होशियारी है। जहां अगर मान ली कि 10-12 लोग आपको भीड़ गए मारने के लिए, अब अकेले हैं, लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, अगर बाहर निकल के क्या आप 10 आदमी उसको गाली दे सकते हैं? अकेले नहीं दे सकते हैं। वहां से लोग क्यों डरता है बदमाश से, डाकू से, जब दाऊद इब्राहिम क्यों उस सबको पता है कि उस सब निकालेगा मार, उस सब कोई 1 मिनट नहीं सोचना है कि कैसा है। लेकिन बिना हथियार के रोड पर चल दे, उन लोग कोई पूछेगा? तो चीजें ये हैं।
तो मैं इतना ही जानता हूँ मेरा फंडा कि भाई अगर कोई गलती आप कर दी है, चाहे नहीं भी किए हैं, 10 लोग घेर दिए मारने के लिए, तो उसमें एकदम प्रयास करने की किसी तरह तुम निकल वहां से निकल लो। वो हाथ पकड़ना पड़े, पैर पकड़ना पड़े, बोले कि नहीं तुम इसी में लौट जाओ, इसी में लौट जाओ जमीन पे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं पहचानता आपको पूरे कितने लोग जानते होंगे आपको? 2-4 लोग, 10 लोग, आपके दोस्त का नाम कौन जानता है पटना में? उससे रिस्पेक्ट नहीं खराब होगा। हाँ, निकलने के बाद फिर सोचना है कि उन लोगों का कैसे व्यवस्था बनाना है, क्योंकि पहले तो बचेंगे तब तो सोचेंगे। अब बचेंगे ही नहीं तो क्या सोचेंगे? मार के पीएमसी पहुंचा दिया सब, क्या फायदा? है कि नहीं? खैर ये सब बेकार है, सब झगड़ा झूठी नहीं करना चाहिए, जिंदगी बेकार है सब, लेकिन मजा तो आता ही है जो भी हो। लेकिन मैंने कभी किया नहीं है। फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत। वैसे मेरा सलमान बहुत फेवरेट एक्टर है, मजाक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उसके मूवी नहीं देखता हूँ। नहीं बिग बाय वो तो और बकवास, मैं कुछ नहीं देखता। मैं उसका एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है, मतलब पावर का सही इस्तेमाल वही किया है कि सभी लोगों का लाइफ खराब कर दिया है। लेकिन अब पता चल रहा होगा बेटा को कि ये सब गलत है, कि उसके बाप भी बैठे हैं मार्केट में। हाँ, कौन बोलता है क्या? हाँ वो तो उनको कर्मा जो है ना, लोग कहता है कि मरने के बाद आपको मिलेगा, नहीं नहीं, सारा यही धरती पे, सारा यहीं पे करके जाना है, चुका कर अपना। वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे केवल गरम तेल मिलेगा जिसमें आपको डुबाया जाएगा और बॉयल करके निकाला जाएगा। कुरकुर कुरकुर जो जो लोग नहीं निकाल, मछली थोड़ा हो गया फ्राई, निकालो अब खाते हैं, उसी तरह वहां पे निकाला जाएगा। वहां पे हम लोग खाने के लोग बैठे हैं। मानिए गढ़पुराण कभी सुने हैं? नहीं सुनेंगे, सुने नहीं, मैंने सुना नहीं जाता जनरली, हम लोग नहीं बोलता सुनने के लिए। वो ऐसे लोग सुनते हैं गढ़पुराण जो तत्काल में जाने वाले हैं, 1 आध साल 5 साल में जाने वाले हैं, नंबर उनका लगा हुआ है पीछे से, वैसे लोग सुनते हैं गढ़पुराण। तो उसमें क्यों बताया, क्यों बोला जाता है कि वैसे लोगों को सुनने के लिए? कभी सोचे हैं? इसलिए कि जवानी में तुम तो जो कांड किए हो किए ही हो, कभी बुढ़ापा में सही काम करो, 2-4-10 साल जी रहे हो तब तक। नहीं तो बुढ़ापा में वही कांड करोगे तो बाप तो बेटा तो मारेगा ही, पतो भी मारेगा, अच्छा लगेगा? है कि नहीं? और यंग आदमी को छोड़ दिया जाता है कि ठीक है तुम थोड़ा लेट से सुनना, सुनना तुमको भी है, लेकिन थोड़ा लेट से सुनो, तब तक तू अपना जितना उड़ना है उड़ लो अपना। एक समय तो आएगा जब पंख कटेगा, सबका समय आएगा। देख ना, आमिर खान का समय खराब हो गया, कहानी खत्म हो गया। इनको लग रहा था कि मतलब उनका खराब, देख रहे हैं कुत्ता नहीं पूछ रहा है उन लोगों को। अरे पैसा बहुत है उस सबके पास, इसका मतलब नहीं कि नहीं पूछेगा, लोग तो पूछेगा ही उनको, लोग पागलों की कमी है भारत में, पूछेगा ही। लेकिन बात यह है कि अब पहले जैसा स्टारडम नहीं है उनका। आमिर खान का मूवी आता लोग पागल हो जाता है, 3 साल में आ रही है, आई 2 आके उतर के चढ़ी उतर गई मूवी, पता ही नहीं चला किसी को। सलमान का भी धीरे धीरे घट ही रहा है, शाहरुख का तो खैर घटे, उसको तो मैं सख्त नफरत है उससे, तो उसके बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा। लेकिन जो भी है उसका भी कहानी खत्म है। अच्छा नहीं गया है बाबा सिद्दीकी के दफनाने में, नहीं गया है शाहरुख हुआ, उसको पता है कि जाऊंगा सलमान का दोस्त मारेगा पहले मुझे वहीं बच के रहो, दोस्ती अपनी जगह पर है, जिंदा भी तो रहना है। देखिए इधर फैक्टर कॉस्ट होता क्या है। फैक्टर कॉस्ट का सिंपल मतलब ये बोल रहा है कि मान लो किसी चीज को हम लोगों ने उत्पादन किया, मान लेते हैं कि हम लोगों ने किसी चीज को प्रोडक्शन किया गया और उसका मूल्य 5 रुपया लगा, यानी मैं 5 रुपया वैसे चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जो अभी केवल उत्पादन किया गया है, जिसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं या उत्पादन लागत बोल सकते हैं इसको। तो 5 रुपया है, इस पे जब सरकार इनडायरेक्ट टैक्स लेगी, मान लेते हैं कि सरकार 2 रुपया इस पे टैक्स ले ली, इनडायरेक्ट टैक्स ले ली, अब कितना हो गया टोटल? 7 रुपया जो है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। किसी भी वस्तु का अगर उत्पादन किया गया और उत्पादन करने के बाद जब सरकार उस पर टैक्स लेगी, इनडायरेक्ट टैक्स जब सरकार ले ली, तो उसको बोलते हैं हम लोग मार्केट प्राइस। अब सरकार जब देखेगी कि भाई 7 रुपये की चीजें हैं और भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं,
जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे 7 रुपये। तो सरकार क्या करेगी, इस पे देगी सब्सिडी। तो सरकार क्या करेगी, इस पर देगी सब्सिडी। तो जब सरकार इस पे सब्सिडी देगी, मान लेते हैं कि सरकार इस पे 3 रुपया सब्सिडी दे दी, अब कितना हो गया 4 रुपये। ये भी हो गई मार्केट प्राइस। यानी मार्केट प्राइस हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक, किसी भी प्रोडक्शन जो भी वस्तु का उत्पादन किया गया है उस फैक्टर कॉस्ट में सरकार के द्वारा लिया गया इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे, और इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होने के बाद अगर सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है तो उसको माइनस कर देंगे, निकल जाएगा हम लोग का मार्केट प्राइस। इतना बात समझ गए, कोई दिक्कत समझने में? तो अगर यहां पर मैं सिंपल बोलूं कि मार्केट प्राइस बराबर होता क्या है, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस सरकार के द्वारा लिया गया इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी। तो ये हो गया हम लोग का मार्केट प्राइस। कोई दिक्कत? और यहीं पे अगर हम लोग फैक्टर कॉस्ट निकाल दें, फैक्टर कॉस्ट तो क्या होगा, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। सब्सिडी तो हो गया हम लोग का फैक्टर कॉस्ट। तो ये बात समझ गए कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है, कैसे निकला है, फिर समझेंगे। मैं बोल रहा हूं कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, लेकिन यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। सरकार किसी भी वस्तु पे सब्सिडी तब देती है जब सरकार पहले अपना टैक्स लगाएगी उस वस्तु पे, उसके बाद सरकार सब्सिडी देती है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि सरकार पहले सब्सिडी देगी उसके बाद उस पर टैक्स लगाएगी, ऐसा नहीं होगा। यहां पर देखेंगे क्या कि सरकार को मात्र 1 रुपये का लॉस हो रहा है। 2 रुपया सरकार यहां से ली है और 3 रुपया दे रही है, तो 1 रुपया का लॉस हो रहा है ना सरकार को। तो सरकार जब भी हम लोग को सब्सिडी देगी, किसी भी वस्तु पे सब्सिडी देगी, तो समझिए सरकार पहले उस पर टैक्स ले ली है उसके बाद उस पर सब्सिडी दे रही है। तो यहीं पे अगर मैं यहाँ पे सिंपल बात करूं कि मार्केट प्राइस बराबर क्या होगा, तो फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में सरकार के द्वारा लिया गया इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे। अगर सरकार उस पर हम लोग को सब्सिडी दे रही है तो उसको हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। किसी कोई डाउट है? और अगर फैक्टर कॉस्ट है तो यहाँ पे इसको इधर उधर कर देंगे, निकल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। किसी को दिक्कत? अब हम लोग बात करेंगे, हाँ लिखे लिखे लिखे। अब टाइम घटा दिया गया, 5 बजे तक मेरा क्लास है, 3:30 से 5। थोड़ा मैम को बोल दीजिएगा जब 3:30 होगा कि सर, मैम क्या बोलती हैं, सर आ गए हैं तो जाना चाहिए ना। हाँ हाँ, तो ये अच्छी बात है भाई। भाई मैम में स्टेमिना है पढ़ाने का, ये अच्छी बात है ना। हाँ, और टीम लीडर वही है। बताइए, इतना कौन करेगा? तो मतलब आप क्या चाहने, उसको निकलवा के भी दिया जाए? तो वहां पे मैं निकलवा को दिया जाए? तब बाजार में तो वहीं ले लीजिए, क्यों लेना है इधर से? अपना है कि जो यहाँ पे जिसका जो कर्तव्य है, अपना कर्तव्य निभा रहा है, आप अपना कर्तव्य निभाइए। हाँ देखिए, क्या चाहिए, पढ़ते रहिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कंफ्यूज हो जाना पढ़ के। वहाँ पे गए, क्वेश्चन आ रहा है कुछ और लगा दिए, कुछ और टिक उधर। तो वहाँ पे सोचना है कि ताकि क्वेश्चन बन पाए वहाँ पे, है ना। बाकी मैं भी कुछ दूंगा सोच रहा हूँ, अभी तो इधर थोड़ा देखता हूँ। मैं सोच रहा हूँ वही लोग दे देंगे तो मैं क्यों दूंगा ये सब। अरे भाई उधर बहुत लोग एक्टिव है ना। किसका? हाँ, तब क्या होगा? नहीं मेरा ठीक है। बहुत टाइम मैनेज करके इधर आना पड़, समझ में आ रहा है ना।
अब जैसे यहाँ से मैं निकलूंगा तुरंत, 1 मिनट नहीं रुकता हूँ यहाँ पे। मैं शाम सुबह में भी आता हूँ, ये लोग बोलते हैं कि सब नहीं, फ़ोन पे रात में बात होगी, जो जो प्रॉब्लम होगा रात में सीधे 9 बजे के बाद, क्योंकि एकदम क्लास एकदम नहीं होता है, चढ़ा रहता है। मतलब उधर यहाँ पे जाऊँगा, बोलूँगा ट्रैफिक लग गया, रास्ते में माथा दर्द करने लगा, कुछ ना कुछ बहाना बना के पहुँचता हूँ 10 मिनट लेट से उधर अपने। इधर आप लोग बस टाइम पे पहुँच जाता हूँ, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग के बाद उधर जाना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा यहाँ पे टाइम सही हो जाता है। बाकी ठीक है, मैं भी देखता हूँ, कुछ करूँगा, पता नहीं, लेकिन कुछ तो होगा ही। आइए इधर, अब 2 शब्द यहाँ पे समझना है। एक है डोमेस्टिक, पहले समझेंगे अच्छे से इसको। अगर ये समझ गए तो समझिए कि आप लोग होशियार आदमी हैं, वैसे आप लोग हैं भी, देखने से भी लग रहा है। और दूसरा है नेशनल, जिसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय। इसमें होगा बहुत कंफ्यूजन, इसीलिए मैं पहले बता रहा हूं, अच्छे से समझना है। मान लेते हैं कि यह देश है, ये देश है, इधर भी देश होगा, ये भी देश है, एकदम अच्छे से समझना है। मैं यहाँ पे डोमेस्टिक के बारे में ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे डोमेस्टिक में सिंपल ये बोलता है कि अगर यह देश है तो देश में किसी न किसी वस्तुओं का उत्पादन होगा, उत्पादन होगा। तो डोमेस्टिक में ये देखा जाता है कि अगर कोई देश है तो देश में उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर देश में उत्पादन हो रहा है तो पूरा फोकस हम लोग का उत्पादन पे रहेगा। उत्पादन में कौन से लोग भाग ले रहे हैं, कौन से लोग भाग ले रहे हैं, उत्पादन में भाग ले रहे हैं, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। फिर समझेंगे, डोमेस्टिक जहां भी शब्द दिखेगा नेशनल इनकम में, वहां पे पूरा फोकस रहेगा कि अगर कोई देश है तो देश में उत्पादन होगा। भाई उत्पादन तभी तो लोग खाएंगे ना, तो उत्पादन होगा, तो हम लोग का पूरा फोकस उत्पादन पे रहना चाहिए। इस उत्पादन को करने में कौन से लोग भाग ले रहे हैं, उस देश का नागरिक भाग ले रहा है या उस देश में विदेशी लोग उत्पादन कर रहे हैं, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है केवल उत्पादन पे, पूरा फोकस किस पे होना है, उत्पादन पे होना है। क्या इस बात को समझ गए? दूसरा है नेशनल। अब मानिए देश है तो इस देश में तो उत्पादन होगा। तो देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय के बारे में, तो अपने देश के बारे में एक और बात। डोमेस्टिक का मतलब यह देश होता है और नेशनल का मतलब उस देश का नागरिक होता है। कोई दिक्कत? तो अगर उत्पादन होगा तो हम लोग यह ध्यान देंगे कि उत्पादन हो रहा है कि नहीं, इस पर तो ध्यान देंगे ही देंगे। साथ में हम लोग ये भी ध्यान देंगे कि उत्पादन में कौन से लोग भाग ले रहे हैं, कौन से लोग भाग ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। बात समझ गए? उत्पादन यहां पे हम लोग राष्ट्रीय में हम लोग का उत्पादन से कोई मतलब नहीं है। ये पूरा हम लोग का फोकस ये रहेगा कि उत्पादन में कौन से लोग भाग ले रहे हैं। उस देश का नागरिक भाग ले रहा है, उस देश का नागरिक भाग ले रहा है, या उस देश में विदेशी लोग उस उत्पादन में भाग ले रहे हैं। अगर उस देश का नागरिक भाग ले रहा है तब तो ठीक है, अगर विदेशी लोग भाग ले रहा है तो हम लोग यहां से उसको माइनस करेंगे। कोई दिक्कत? यानी डोमेस्टिक का सिंपल मतलब होता है पूरा फोकस उत्पादन पर होनी चाहिए, और नेशनल में पूरा फोकस उस देश के नागरिक का होना चाहिए, उस देश के नागरिक पर होना चाहिए कि उत्पादन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत यहां समझने में? वो बात की बात उतना अभी नहीं, अभी बस इतना समझना है, वो तो हम लोग निकालेंगे उसको। अभी इतना समझना है कि डोमेस्टिक का मतलब और नेशनल का मतलब होता क्या है। कोई दिक्कत? हो गया? आगे बढ़ें, इसको लिख लिए। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक शब्द पे जिसको हम लोग बोलते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं डिप्रेसिएशन।
डिप्रेसिएशन। मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है? तो मूल्यह्रास का सिंपल मतलब होता है मशीनों में घिसावट, मशीनों में घिसावट। बस एक लाइन समझना है, मशीनों में घिसावट, इसी को हम बोलते हैं मूल्यह्रास। जैसे थोड़ा चीजों को यहाँ पे समझेंगे, अगर एग्जाम्पल लेकर मैं यहाँ पे समझाऊं चीजों को, तो मान लीजिए कि हम लोगों ने एक बाइक लिया है मैंने, और उस बाइक का टोटल दाम है 10,000 रुपया। ठीक है ना, बाइक मैंने लिया है, टोटल दाम है उसका 10 रुपया, सॉरी 10,000। तो जो 10,000 रुपया है इसको हम बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू, यानी टोटल वैल्यू को हम लोग ग्रॉस, नेशनल इनकम में हम लोग उसको ग्रॉस वैल्यू बोलते हैं। तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। तो मान लीजिए बाइक का टोटल मूल्य कितना है 10,000, इसको हम बोल दिए ग्रॉस वैल्यू, यानी सकल मूल्य 7,000 रुपया में। तो कितने का माइनस हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे माइनस होगा 3,000 रुपये का, तब तो होगा 7,000। तो बाइक का टोटल वैल्यू है 10,000 रुपया। ये जो 3,000 रुपया माइनस हुआ है इसी को हम लोग यहाँ पर डिप्रिसिएशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। जैसे बाइक अगर कोई आप खरीद कर रख रहे हैं अपने घर पे, और उसको कुछ दिन चलाने के बाद बाइक को बेचेंगे, तो उसका मूल्य तो उतना नहीं मिलता जितना आपने खरीदा है, कुछ ना कुछ कम मिलता है। उसके पीछे क्या लॉजिक है कि भाई आपने बाइक चलाया है तो उसके इंजन का एफिशिएंसी कम हुआ होगा, ब्रेक सोल में घिसावट आई होगी, उसके चक्का में घिसावट आई होगी, रिंग में घिसावट आई होगी, बहुत तरह क्लच प्लेट में घिसावट आई होगी। तो सारा चीज जो घिसावट हो रही है उसी को हम लोग एक मौलिक, उसका एक हम लोग मौद्रिक मूल्य तैयार करते हैं, उसी को हम लोग एक वैल्यू देते हैं कि भाई कितना वैल्यू का घिसावट किया है आपने। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3,000 रुपये का हम लोगों ने घिसावट किया है, अब मुझे मिल रहा है 7,000। तो 7,000 जो है ना, इसको ये होगा नेट वैल्यू, यानी उस बाइक का नेट वैल्यू यानी शुद्ध मूल्य ये 7,000 रुपया है। ये था ग्रॉस वैल्यू 10,000 रुपया, ये होता है डिप्रिसिएशन। क्या इस बात को यहाँ पे समझ गए सब लोग? अगर यहाँ पे समझ गए तो अगर हम लोग को किसी वस्तु को नेट यानी शुद्ध करना होगा, तो नेट या शुद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ग्रॉस वैल्यू में से यानी जी में से डी घटाएंगे, यानी डिप्रिसिएशन घटाएंगे। यहाँ पे डी में से डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा? वो वस्तु शुद्ध हो जाएगी। यहां तक किसी को डाउट है? डाउट नहीं तो लिखते चलेंगे इसको जल्दी जल्दी, एग्जाम्पल साथ लिखते चलेंगे। हाँ? कौन करेगा डिसाइड आपके अनुसार? जो कंपनी क्यों करेगी? कंपनी को क्या मतलब है? आपने सामान खरीद कर लाया है, जब आप सामान खरीद कर लाएंगे तो आप ही डिसाइड करेंगे ना। जो मैं खरीदने है तो मैं डिसाइड करूंगा कि भाई उसका मूल्य मेरे नज़र में कितना है। इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन फिक्स नहीं है जो डिसाइड करेगी उसके मूल्यह्रास उसके मूल्यह्रास के वैल्यू को किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये आम आदमी जो भी सामान, मान लीजिए मुझे कोई मशीन बेचना है, खरीदना, तो मैं डिसाइड करूंगा उसका मूल्य। हाँ बस। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ ट्रिक है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी हो गया? तो अगर इतना हो गया तब हम लोग बात करेंगे अब जीडीपी के बारे में। जीडीपी जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना? तो पहले इसमें लिखेंगे 2-4 लाइन, बोले लिखेंगे इसमें, किसी भी देश के सीमा के भीतर, किसी भी देश के सीमा के भीतर उत्पादित
किसी भी देश के सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में, किसी भी देश के सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, हाँ एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर, उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को, अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। हो गया, लिखेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट। जीडीपी में यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि, जीडीपी में यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि उत्पादन में कौन से लोग भाग ले रहे हैं, कौन से लोग भाग ले रहे हैं, इसमें यह महत्वपूर्ण होता है कि, इसमें यह महत्वपूर्ण होता है कि, इसमें यह महत्वपूर्ण होता है कि उत्पादन कहाँ हो रही है, उत्पादन कहाँ हो रही है। उत्पादन कहाँ हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझेंगे। जो मैंने यहाँ पर जीडीपी बताया है, जीडीपी में 3-4 टर्म है, उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी देश के सीमा के भीतर, यानी यहाँ पे एक शब्द आएगा सीमा यानी बाउंड्री, सीमा के भीतर, विद इन द बाउंड्री, सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु का मतलब होता है फिनिश्ड गुड, अंतिम वस्तु यानी फिनिश्ड गुड, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अंतिम वस्तु के जो मार्केट प्राइस होगी, बाजार मूल्य होगी, और एक किस ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि मान लीजिए कि यह देश है, ये देश है, तो इस देश के सीमा के भीतर, इस किसी भी देश के सीमा के भीतर उत्पादित एक वर्ष में, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित अंतिम वस्तु यानी फिनिश्ड गुड। अंतिम वस्तु का सिंपल मतलब होता है कि वैसे वस्तु, अंतिम वस्तु का मतलब होता है कि वैसे वस्तु जो उपभोग होने के लिए तैयार है, ठीक है ना, जिसमें अब उसमें कोई भी कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता है। अंतिम वस्तु, अगर मान लीजिए कि अगर चेयर है वो, और चेयर का मात्र 2 ही चीजें स्टैंड जो है तैयार है और 2 नहीं तैयार है, तो हम लोग उस साल उसको उस साल के जीडीपी में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी उसमें स्कोप है कि 2 और उसमें चाहिए, स्टैंड चाहिए, उसके बाद ही वो चेयर खड़ा हो पाएगा। तो फिनिश्ड गुड का सिंपल मतलब होता है कि वैसे वस्तु जो उपभोग होने के लिए तैयार है, उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, फिनिश्ड गुड। तो यहाँ पे सिंपल जीडीपी में मैंने यहाँ पे हम लोग समझे कि किसी भी देश के सीमा के भीतर उत्पादित एक फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित अंतिम वस्तु जिसका मार्केट प्राइस जो भी होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे जीडीपी। और जीडीपी में हम लोग का पूरा फोकस उत्पादन पे होता है, न कि उत्पादन करने वालों पर। इस बात को समझ गए? किस पे पूरा फोकस होता है? उत्पादन पे, न कि उत्पादन करने वालों पर। इतना समझ गए ना? अब समझेंगे। अगर मान लीजिए जीडीपी, हम लोग जीडीपी अभी निकाले हैं इसको मार्केट प्राइस, और जब जीडीपी से मार्केट प्राइस से जब हम लोग उसको लाएंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग माइनस कर देंगे सरकार के द्वारा लिया गया इनडायरेक्ट टैक्स को।
तो हम लोग क्या निकल जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा, यानी सॉरी ये मार्केट प्राइस में से हम लोग माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स को, तो क्या निकल जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दे देगा फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। तो जो पूछेगा इधर, मान लीजिए पूछ रहा है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या होगा, तो फैक्टर कॉस्ट अगर इधर पूछ रहा है तो ऑप्शन में भी ढूंढना है कि फैक्टर कॉस्ट किस में है, वही ऑप्शन होगा सही। कोई दिक्कत समझने में? अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद जीएनपी। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कई बोर्डवा दिखता ही नहीं नजदीक से, कोई बोर्ड नहीं दिखता है, आँख खराब हो गया है नहीं से पता नहीं चल रहा है कहाँ लिख रहा है, मुझे लगा उसमें घुस रहा था क्या लिखते लिखते। बहुत बहुत जल्द आँख खराब हो जाएगा, आदमी मरेगा, लेकिन ले लूंगा, लेकिन ठीक है। हाँ दबंग स्टाइल वाला, नहीं मुझे भी नहीं मरना है, कि मानिए भाई समझ गया कि यहीं है वो, मार दिया, आप यहीं चाह रहे हैं। लिखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में लिखेंगे एक दो लाइन पहले, उसके बाद समझते हैं। लिखना है कि जीडीपी से भिन्न, जीडीपी से भिन्न इसमें यह महत्वपूर्ण होता है कि, जीडीपी से भिन्न इसमें यह महत्वपूर्ण होता है कि उत्पादन में कौन से लोग भाग ले रहे हैं। इसमें यह महत्वपूर्ण होता है कि उत्पादन में कौन से लोग भाग ले रहे हैं, कौन से लोग भाग ले रहे हैं। इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि, इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि उत्पादन कहाँ हो रही है, उत्पादन कहाँ हो रही है। अब समझेंगे यहां पे, यहां पे मैं बोल रहा हूं जीएनपी, कि जीएनपी निकलेगा कैसे, जीएनपी कैसे निकलेगा। तो जीएनपी निकालने के लिए हम लोग पहले क्या लाएंगे, जीडीपी लाएंगे। भाई इसी देश में तो, इसी जीडीपी में तो उत्पादन में बाहरी लोग भी भाग लिए हैं और देश के लोग भी भाग लिए हैं। तो जीडीपी, जीडीपी में से हम लोग माइनस करेंगे किसको, विदेशियों के आय को हम लोग माइनस करेंगे, विदेशियों के आय को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहां पर हम लोग प्लस करेंगे किसको, भारतीयों के आय को, भारतीयों के आय को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हम लोग का निकल जाएगा क्या, जीएनपी। अब यहां पे थोड़ा चीजों को समझेंगे। यहां पे विदेशियों के आय को लोग माइनस किए हैं और भारतीयों के आय, जिस तरह हम लोग के देश में आकर बाहरी लोग उत्पादन कर रहे हैं, उसी तरह तो हम लोग के देश भी अदर अदर देशों में जाकर उत्पादन में भाग ले रहे होंगे। तो जब वो सारा देश अपने अपने देश में जीएनपी निकालेगा तो हम लोग मार के भगाएगा ना हम लोगों को, जिस तो हम लोग यहाँ से मार के भगा रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं नेट इनफ्लो, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं नेट आउटफ्लो, नेट आउटफ्लो, और इसको बोलते हैं हम लोग नेट इनफ्लो, नेट इनफ्लो। अब यहां पे थोड़ा चीजों को समझेंगे कि अगर बीच में एन रहेगा, बीच में एन रहेगा तो बीच में एन का मतलब होता है नेशनल, अगर पहले एन रहेगा तो उसका मतलब होता है नेट यानी शुद्ध।
कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे? तो जीएनपी निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जीडीपी में से हम लोग माइनस कर देंगे, किसको? विदेशियों के आय को माइनस करेंगे और प्लस क्या करेंगे? भारतीयों के आय को हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो हम लोग का निकल जाएगा जीएनपी। अब यहाँ पे थोड़ा बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे बात कर रहा है कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, हमेशा ऑप्शन में खोजना है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होना चाहिए, माइनस जो भी है और प्लस जो भी है। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे जीएनपी एट मार्केट प्राइस बोल रहा है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस बोल रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस खोजेंगे, माइनस करेंगे और प्लस में प्लस करेंगे। कोई दिक्कत? अगर फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस कुछ नहीं पूछ रहा है तो सिंपल, जो सिंपल है वो हम लोग उसको ऑप्शन में खोज के मारेंगे आंसर। क्या इस बात को समझ गए कि जो मैं बोला हूं अभी? चीजें समझ में कितना परसेंट आ रही है? कितना परसेंट? 10%? नहीं, तब तो गलत है, 100% नहीं आना चाहिए। कौन बोला 60%? आप बोले हैं। तो पहली बार आएंगे तो आपके 100% कहाँ से आएगा? फर्स्ट क्लास है ना आपका। तो आपसे मैं कहाँ पूछ रहा हूँ? इसमें तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ ऐसा चीज़ बता दिया जो मतलब, ये सब तो सारा चीज़ आप लोग को आना भी चाहिए जिसको एग्ज़ाम देना है इस बार। अब इतना भी सारा चीज़ अगर नहीं आ रहा है तब तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार छोड़ दिया जाए, अगले बार देखा जाएगा। 71 के टाइम में सब कुछ ठीक रहा तो, है ना? आगे चलें? कितना टाइम हो रहा है जी? ये 5 बज गया। अभी 12 मिनट बाकी है। आइए उसके बाद हम देखेंगे एनडीपी। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। अच्छा, ये कैसे निकलेगा थोड़ा आप लोग बताइए तो, अगर इसको निकालना होगा। हाँ, और किसमें? एक काम कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सुसाइड कर लीजिए एक साथ सभी लोग। अब इतना आसान नहीं आएगा तो कैसे होगा? जब बीच में डी है, डोमेस्टिक के बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग जीडीपी में से घटाएंगे ना। जब बीच में डी रहेगा तो उसमें से प्लस माइनस करेंगे, अगर बीच में एन रहेगा तो उसमें से जीएनपी में से प्लस माइनस करेंगे। यही दो बेस है, इसी दो बेस पे बात करना है। यहाँ पे सिंपल ये बोल रहा है कि एनडीपी, तो एनडीपी, एनडीपी बराबर क्या होगा? जीडीपी, क्योंकि इसी जी के जगह पर तो एन लाने के बारे में बात कर, डी और पी तो सेम है। तो जीडीपी में से क्या करेंगे? डिप्रेसिएशन को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। डिप्रेसिएशन को हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे।
तो जब डिप्रिसिएशन को हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, एनडीपी निकल जाएगा, नेट निकल जाएगा, नेट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब फिर वही कंडीशन यहाँ पे लगाना है कि अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि जीडी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो हम लोग हमेशा ध्यान देंगे कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होना चाहिए, माइनस में डिप्रिसिएशन होना चाहिए। अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस, तो हमेशा हम लोग देखेंगे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस होना चाहिए और माइनस यहाँ पे डिप्रिसिएशन होना चाहिए। ये निकल जाएगा, एनडीपी निकल जाएगा। हाँ, अरे तो हरास किस में से घटाएंगे ये पूछ रहा था मैं ना, हरास तो घटाएंगे ही। हरास तो घटाना ही है, लेकिन किस में से, मेन बात तो यहाँ पर ये है कि नहीं। हो गया। आगे बढ़े। अब इसके बाद हम बात करेंगे एनएनपी। एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग चीज़ों को समझेंगे। जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, अगर यहाँ पर अगर मैं एक बार इसको निकालने का प्रयास किया जाए सिंपल, तो एनएनपी बराबर कैसे निकलेगा ये, हाँ, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन ये तो सिंपल हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। अब यहाँ पे दो बात समझेंगे। बोल रहा है इसमें, लिखेंगे तो मैं बोल रहा हूँ, लिखेंगे 2 पॉइंट। जब एनएनपी की गणना, जब एनएनपी की गणना फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है, जब एनएनपी की गणना फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है, फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है, तो उसे उस देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो उसे उस देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट वन लिखेंगे, जब राष्ट्रीय आय को जब राष्ट्रीय आय को उस देश के पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, जब राष्ट्रीय आय को उस देश के पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तो पीसीआई पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। यहाँ पे मैंने बोला है कि जब हम लोग
जब हम लोग एनएनपी की गणना हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं, तभी हम लोग इस देश का हम लोग उस देश का राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम कह सकते हैं। बहुत बार पूछता है सवाल कि किसी भी देश का राष्ट्रीय आय को किस और अदर नाम से जानते हैं, तो इसी को बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट को। ठीक है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट को जीएनपी में देख रहे हैं कि भाई उस देश का नेशनल आ गया, उस देश का नागरिक हो गया, और उस देश के जितने भी चीजों का उत्पादन किया गया होगा तो उसका उपभोग भी तो किया होगा, तो उसको और शुद्ध करेंगे तो एनएनपी निकल जाएगा। इसी एनएनपी को हम लोग उस देश का राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम कहेंगे। और जब इसी नेशनल इनकम में उस देश के पॉपुलेशन से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, उस देश का प्रति व्यक्ति आय। लेकिन समझेंगे, यहां पर मैं बोला हूं कि किसी भी देश का नेशनल इनकम में जब हम लोग उस देश के पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। अगर प्रति व्यक्ति आय के लिए, पर कैपिटा इनकम के लिए अगर ऐसे भी बात कर दे कि अगर किसी भी देश का जो जीडीपी होता है और उस देश के जीडीपी में अगर हम लोग उस देश के पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तब भी हम लोग पीसीआई ही कहेंगे। समझ में आ रहा है ना क्या, क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पर इसको बाइफरकेट नहीं किया है चीजों को अलग से। एक आम बोलचाल की भाषा में यही होता है कि भाई उस देश का जितना भी टोटल जीडीपी है, अगर उस टोटल जीडीपी को हम लोग उस देश के पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को इजीली प्राप्त होगा उस देश का प्रति व्यक्ति आय। लेकिन एक्चुअल प्रति व्यक्ति आय ये है, ठीक है ना, एक्चुअल प्रति व्यक्ति आय क्या है, उस देश के नेशनल इनकम में जब डिवाइड करेंगे उस देश के पॉपुलेशन से। लेकिन बहुत बार एग्जाम में ऐसा पूछ देता है कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये है, तो ये भी सही है, दोनों सही है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे कि अरे नहीं वहां पे होगा, दोनों सही है, दोनों एक साथ नहीं देगा लेकिन दोनों सही है, ऑप्शन में जो भी देखेगा दोनों सही है। कोई इसको लिख लेंगे। हो गया। हो गया। अब हम लोग राष्ट्रीय आय मापने की विधि, राष्ट्रीय आय मापने की विधि यानी भारत में कितने तरीके से हम लोग राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं, तो राष्ट्रीय आय मापने की विधि, राष्ट्रीय आय मापने की विधि। तो जो राष्ट्रीय आय मापने की विधि है उसमें पहला है आय विधि, आय विधि जिसको हम बोलते हैं इनकम मेथड। दूसरा है व्यय विधि, व्यय विधि, व्यय विधि इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड। और तीसरा है उत्पाद विधि, उत्पाद विधि जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड। यानी राष्ट्रीय आय को, किसी भी देश का राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं। इसमें पहला है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड, आय विधि, व्यय विधि तथा उत्पाद विधि। ठीक है ना, जिसको देखेंगे हम लोग कल।